नमस्कार बच्चों, आज पढ़ रहे हैं हम लहसा की ओर। संकलित अंश में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। यह यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो पढ़ते हैं लहसा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद से मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। मतलब कितना स्वतंत्रता है वहाँ पर कि आप घर उनका है, लेकिन आप अंदर जाके उनसे कहेंगे तो आपके लिए चाय बना देंगे। कितनी खुलापन और कितनी ईमानदारी, मतलब ये भी है घरों में। लोगों पर, अजनबी लोगों पर भी कितना विश्वास करते हैं वे लोग। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चींटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट ढांडा थोंगला पार करना था। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में
मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल तोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। यहाँ पे नंगे से मतलब है बेटा कि वहाँ पे बर्फ़ भी नहीं है और कोई पेड़ पौधे भी नहीं, इसलिए वो खाली पहाड़ों को इस तरह से कहा गया है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दैनिक वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब बेटा दैनिक वस्तु क्या है? स्पेनिश उपन्यासकार सर्वांतेस, जो 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्सोटो का नायक, जो घोड़े पर चलता था, ठीक है, वो है दैनिक वस्तु। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं और जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पहुंचने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। मतलब सुमिति मंगोल है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला, है ना। यजमान से समझ में आया कि वो जो है वो धर्म का वो लेकर आते थे डंडा, और उनको जो है वो देते थे, और वहाँ से जो उनको दान दक्षिणा वगैरह मिलती थी। तो वह उनके यजमानों का गांव है, इसीलिए लेखक जो उनके साथ में गए हैं।
अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथों में है। अपनी जागीरी में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद ही करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, है ना। लेखक तो भीख मंगे के वेश में गया था, तब भी उनसे भी जो बहुत आदर से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं होगी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस तरह से बेटा हमने जो है राहुल साकरयान जी के द्वारा लिखा यह लासा की ओर पढ़ा। प्रश्न अभ्यास के लिए मैं आपको जो है एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से प्रश्न उत्तर पढ़ें, समझें और लिखें अपने मन से, नकल ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।